नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों हम लोग जो है डी एंड एफ ब्लॉक को स्टार्ट किया था, बेसिक जो थोड़ा सा हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में देखा था। तो मैंने कहा था कि जो है हम लोग जैसे अगले दिन आएंगे, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो हमने बताया था कि आपका जो है डी ब्लॉक को 4 सीरीज में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D और 6D में। 3D, 4D, 5D और 6D में, जबकि एफ ब्लॉक को आपके सिर्फ 2 सीरीज में बांटा गया है, 4F और 5F सीरीज में। ठीक है, तो आइए हम लोग इन पहले अध्ययन करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। डी ब्लॉक में भी हम लोग पहले स्टडी करेंगे किसका, 3D सीरीज का। किसका, 3D सीरीज का। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आपके जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाए जाते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये एलिमेंट्स आपके जो है पाए जाते हैं कहाँ पर, 3D सीरीज में। कहाँ पर, 3D सीरीज में। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक खास बात और, जितने भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, मेटल, यानी कि धातुएं होती हैं। तो जो भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट, चाहे वो 3D सीरीज हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, चाहे 6D हो, चाहे 4F हो, चाहे 5F सीरीज हो, सभी के सभी क्या होंगे, मेटल्स होंगे। सभी के सभी क्या होंगी, धातुएं होंगी। ठीक है। हाँ, हालांकि अलग बात है कि जो धातुओं के कॉमन कैरेक्टर होते हैं, कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो चीज़ अलग बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब क्या करते हैं, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका बता रखा है पहले से ही, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p और ये 8s। इस तरीके से आप लोग जो है इसको कट भी कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है, इसलिए बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को करना है किसका, पहले स्कैंडियम का। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। कितना आएगा, 3d1। देखिए 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 31। ठीक है, और 30 ही आपको चाहिए था। अच्छा, जो जनरल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था, मैंने बताया था, होता है ns1 से लेकर के 2 तक और इस कामा n-1 d1 से लेकर के आपका 10 तक। ये किसका बताया था कि ये जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 4s2 है, 4s2 है। अब n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3, तो 3d, तो यहाँ पर 3d आ गया आपका। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अगला है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22। ठीक है, आइए निकालते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 3d2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उतने ही कोषों में जा रहा है, जबकि हम लोग जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कोषों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। यहाँ पर कोषों की संख्या कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब पी ब्लॉक पढ़ रहे थे टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते थे। टॉप टू बॉटम कहाँ चलते थे? ग्रुप में चलते थे। अब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, मतलब बाएं से दाएं आवर्त सारणी में चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम लोग का जो आपका सेल नंबर है, सेल नंबर कांस्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा जो है, अगला हमारा एलिमेंट है वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 वेनेडियम। ठीक है, तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 आ गया। गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 20 3 23। ठीक है, अच्छा 23 के बाद 24 क्रोमियम। 24 क्रोमियम जब करना हो तो यहाँ भी कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पर होना तो एक्चुअल में था 3s2 3d4, होना क्या चाहिए था 3s2 3d4, लेकिन होता क्या है यहाँ पर भैया 4s2 3d4 ना होकर के होता है 4s1 3d5। क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा अर्ध भरे पूर्ण भरे कक्षक के नियम, अर्ध भरे पूर्ण भरे कक्षक के नियम। वहाँ पर बताया गया कि जो आपका अर्ध भरा कक्षक होता है या जो पूर्ण भरा कक्षक होता है, यह सभी अस्थाई होते हैं, अधिक अस्थाई होते हैं किसकी अपेक्षा? अपूर्ण भरे कक्षक की अपेक्षा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया यहाँ ले लेते हैं। तो अर्ध भरे कक्षक किसे कहते हैं, पूर्ण भरे कक्षक किसे कहते हैं, और अर्ध अपूर्ण भरे कक्षक किसे कहते हैं? देखिए हम यहाँ पर पी ले रहे हैं। ठीक है, पी सबसेल ले रहे हैं। पी सबसेल में आपके 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, आपको पता है एस में 1 कक्षक, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 कक्षक होते हैं। पी सबसेल में सिर्फ 3 कक्षक होते हैं। अगर मान लीजिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की एंट्री करानी है तो हम पहले इलेक्ट्रॉन की एंट्री ऐसे कराएंगे क्लॉकवाइज, दूसरे की भी क्लॉकवाइज और तीसरे की भी क्लॉकवाइज। आपको पता है कि प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जो है जो पेयरिंग होगी तभी होगी जब प्रत्येक कक्षक में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, आप लोग यह चीज़ जो है हुंड का नियम, पाउली का नियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी हैं। उम्मीद करते हैं ये सब आप लोगों को पता होगा। अगर हमें चौथा इलेक्ट्रॉन ले जाना है तो हम लोगों ने पहले तीनों कक्षक में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ले गए, चौथे इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ लेके जाएंगे। ठीक, बात समझ में भैया? अब एक यहीं पर एक और बना लेते हैं पी कक्षक का ही, और यहाँ देखते हैं हमें 3 इलेक्ट्रॉन ले जाना है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके जाना। ठीक, अच्छा एक और बना लेते हैं, वहाँ पर P6 कर लेंगे। यहाँ पर P3 था, यहाँ पर P4 था, यहाँ पर P6 कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 ये 3 कक्षक आपके बन गए। पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा फिर एंटी क्लॉकवाइज, 5वां फिर एंटी क्लॉकवाइज, 6ठा फिर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर 6 लेना था। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों को पता है कौन अर्ध भरा है, कौन पूर्ण भरा है, कौन अर्धा पूर्ण भरा है। देखिए अर्ध भरा का मतलब आधा भरा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आना कितना चाहिए था पूर्ण भरे में? 6 आना चाहिए था। देखिए यह पूर्ण भरा है। क्यों? क्योंकि जितने आपके एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, तो दोनों सब में अधिकतम हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण भरा बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? पूर्ण भरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो पूर्ण का आधा हो, पूर्ण का आधा हो, यानी कि जितने कक्षक हो सब में 1 इलेक्ट्रॉन कम से कम जो है जरूर उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध भरा। यह हो गया पूर्ण भरा, यह हो गया अर्ध भरा। अच्छा, कोई एक ऐसा जिसमें जो है
इलेक्ट्रॉन ना तो अर्ध भरे हों ना तो पूर्ण भरे हों, उसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण भरा कक्षक। क्या बोलते हैं? अपूर्ण भरा कक्षक। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यह क्या है? अपूर्ण भरा है, यह अर्ध भरा है, यह पूर्ण भरा है। अच्छा, अपूर्ण भरा का एक और तरीका हो सकता है इसको शो करने का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मान लीजिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अपूर्ण भरा। तो यहाँ पर क्या होता है? अस्थायित्व किसका ज़्यादा होता है? जो पूर्ण भरा होता है, यह ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद जो अर्ध भरा होता है वह स्टेबल होता है। सबसे कम स्टेबल कौन होता है? जो अपूर्ण भरा होता है। तो ये दोनों कंडीशन सबसे कम जो है स्टेबिलिटी की होती है, इस वजह से जो है ये कम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कम रहना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें रहना चाहते हैं, फिर इसमें रहना चाहते हैं। ठीक है, यही कारण है आपका कि जो 3d5 हो गया, 4 हो गया है, तो यह 3d4 में ना होकर के, मतलब ऐसे जो समझिएगा d में 5 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का मतलब क्या? 1 2 3 4 इस तरीके की कंडीशन है। और यहाँ पर 4s2 है, तो मान लीजिए इसके पहले एक जो है इस तरीके, s में 2, 1 और सॉरी इसमें आपका एक ही जो है कक्षक होता है। अब देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक इलेक्ट्रॉन इधर था। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। तो ये जो है हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने लिखा ही होगा 3d2। ठीक है, चलिए ये देखिए जो है 4s2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 4s2 हो गया, ये 4s2 हो गया, ये हो गया 3d4। पहले इस कंडीशन में था ग्राउंड स्टेट में। ठीक, अब क्या करता है कि यह जो है स्थायित्व को नहीं प्राप्त है, इसका मतलब यह स्थायित्व होना चाह रहा है, अपने आप को स्थायी करना चाह रहा है। तो 4f वाले से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जंप कर जाएगा इस कक्षक में। ठीक है, ये आपका ग्राउंड स्टेट था। एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, s में सिर्फ एक, 4s में सिर्फ एक, और 3d में आपका जो है 4 5। ठीक, ये 3d आपका। अब यहाँ क्या? सब में एक एक, भाई 4 में तो पहले से एक एक था, ये 5वां यहाँ से जो पेयरिंग वाला था कूद करके यहाँ गया, यहाँ भी अनपेयर्ड हो गया। अब आप देख रहे हैं कि डी में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो जाएगा 3d5, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो 4s1। तो इसी वजह से ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है। होता क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 हो जाता है। ठीक है भैया, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना हो करके ये हो जाता, तो ये गलत था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो क्रोमियम क्या है? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अपवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम पे आप लोग स्टार बना लीजिएगा और अपवाद लिख लीजिएगा। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूँ। ठीक भैया, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्रोमियम तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आती है बात मैग्नीज की, तो 25 मैग्नीज। ठीक है, अब इसका करेंगे तो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। यहाँ पर देखिए, अब काउंट फिर करिएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और यहाँ पर 5 25। ठीक है, इस तरीके से जो आपका 25 मैग्नीज का हो गया। अब इसके बाद आपका 26 पे क्या है? आयरन है। 26 पे क्या है? आयरन है। आइए आयरन का कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। इस तरीके से आपका आयरन का आ जाता है। फिर इसके बाद 27 का आपका कोबाल्ट है। तो यहाँ पर आएगा 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d7। ठीक है, कोबाल्ट का हो गया। कोबाल्ट के बाद फिर 28 आएगा आपका निकिल का। निकिल का आएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, यह आपका निकिल का हो गया। 29 फिर आएगा किसका? कापर का। कापर का आएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए था भैया। 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। क्यों? अभी आपने देखा था कि वहाँ अर्ध भरे कक्षक का नियम चल रहा था, यहाँ क्या पूर्ण भरे कक्षक का नियम चलेगा। ठीक है, कैसे? आइए देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 4s2 3d10, तो s में आपका 1 और d में आपका 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका हो गया 4s2 3d8 सॉरी 3d9। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 2 है तो इसका मतलब पहला क्लॉकवाइज, दूसरा कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। 3d9 है तो 9 ले जाना, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, तीसरा क्लॉकवाइज, चौथा क्लॉकवाइज, पांचवा क्लॉकवाइज। पांचों जो है आपके कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब छठा फिर यहाँ से पेयरिंग करेगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 6 7 8 9 फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है। ठीक है, लेकिन क्या करता है, जब देख रहा है कि यहाँ पर अब इसको पूरा होने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कोश के पास एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये 4s के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है, यानी कि 4s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 3d वाले कक्षक में। बना कैसे लेता है? कुछ इस प्रकार से बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5, सब में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो जंप किया था कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है 4s1 हो गया और ये 3d10 हो गया स्टेबिलिटी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये होना चाहिए था, हुआ नहीं। ये क्या हुआ? ये नहीं हुआ। हो क्या गया? सब कुछ ये सेम रहेगा, बस यहाँ पर 4s1 3d10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो पूर्ण भरे कक्षक का नियम। भैया जब कोई चीज़ मोर स्टेबल रहे तो वो ज़्यादा सही है कि जो लेस स्टेबल रहे वो ज़्यादा सही है? भाई आप जो है पढ़ लिख करके कहीं सेटल हो जाओ वो ज़्यादा सही है कि बस ज़िंदगी भर पढ़ते रहो वो ज़्यादा सही है? तो पढ़ करके कहीं छोटी मोटी जॉब कर लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो सेटल होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो है इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है जिंक 30, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए देखते हैं। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 हो जाएगा भैया। ठीक है, तो आप लोग इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जिंक पर जो आप कापर पर जो 29 कापर पर स्टार बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपवाद। तो अभी तक आपने देखा कि 3D सीरीज में 2 अपवाद हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो और भी हमें अपवाद मिलेंगे, लेकिन अभी तक आपने देखा 24 क्रोमियम और 29 कापर जो है, जो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसका जो है अपवाद है। यहाँ पर क्या होता था, अर्ध भरे पूर्ण भरे कक्षक के नियम फॉलो होते थे। ठीक है भैया, समझ में आई बात? चलिए, अब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या। तो भैया जो भी आपके 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। मतलब जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है,
तो प्लस कुछ में जो है आपका +2 से करके दिखाते हैं, कुछ +1 को भी दिखाते हैं, कुछ +2 +3 दोनों को दिखाते हैं, कुछ +2 +3 +4 +5 सबको दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो है अलग अलग जितने एलिमेंट्स है सबका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक जो है टेबल बनाते हैं, उसी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इनके जो है जो आपके एलिमेंट्स लिखे हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कापर 29 और जिंक 30। ये सभी के सभी क्या हैं, 3D सीरीज के हैं। ठीक है, तो इन 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका हम लोग जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। तो स्कैंडियम जो होता है आपका भैया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन को शो करता है। ठीक, कौन आपका जो है स्कैंडियम क्या करता है, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। अब नेक्स्ट आपका टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम जो होता है भैया वह +2 +3 और +4 तीनों ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर वेनेडियम जो है आपका +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर क्रोमियम जो है +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन नंबर और फिर +6 ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन आपका क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम के बाद फिर मैग्नीज क्या करता है, +2 +3 +3 के बाद +4 फिर +5 फिर +6 फिर +7 ऑक्सीडेशन नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका जो है मैग्नीज। अब इसके अलावा जो है आपका आयरन आता है। आयरन क्या करता है भैया, +2 प्रदर्शित करता है, +3 प्रदर्शित करता है, +4 प्रदर्शित करता है, +5 नहीं प्रदर्शित करता बल्कि +6 प्रदर्शित करता है। ठीक है, वहीं पे आपका जो है कोबाल्ट अगर बात करते हैं तो कोबाल्ट क्या करता है, +2 +3 +4 को रिप्रेजेंट करता है, +2 +3 +4 को रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब निकिल की बात आती है। निकिल क्या करता है, +2 और +3 +4 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 और +4 को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए बात कापर की आती है और जिंक की आती है। तो कापर क्या करता है, +1 +2 दोनों ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यही कापर एक ऐसा है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। जिंक की बात करते हैं तो जिंक क्या करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी आपके 3D सीरीज के तत्व होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की। किसकी भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की, ऑक्सीडेशन अवस्था की बात की। ठीक, स्कैंडियम जो होता है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। टाइटेनियम क्या करता है, +2 +3 +4 तीन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। वेनेडियम क्या करता है, +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। फिर क्रोमियम क्या करता है, +2 +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। कौन आपका क्रोमियम। मैग्नीज क्या करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये जो है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका जो है मैग्नीज के बाद आयरन आता है। ये क्या करता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी कि +2 +3 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, +5 को रिप्रेजेंट नहीं करता। कौन आपका आयरन।
ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोबाल्ट। ये क्या करता है, +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका निकेल। यह भी क्या करता है, +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। नेक्स्ट आपका आता है कॉपर। यह क्या करता है, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपका आता है जिंक, जो कि इस 3D सीरीज का सबसे लास्ट एलिमेंट होता है। यह सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद करते हैं भैया आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बातें मेरी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलते हैं और वहाँ पे हम लोग इसके आगे का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया, पसंद आ रहा है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।